हम्म। जय हिंद, अ वेरी गुड आफ्टरनून। और आज सैटरडे को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जिस तरीके से हमने ये पूरा हफ्ता देखा 9 तारीख से लेकर, और प्लस हमारा जो करारा जवाब सरकार ने दिया पाकिस्तान का जो टेररिस्ट अटैक था, और उसके बाद पाकिस्तान ने वापस से पहल की और उसका फिर से वापस से करारा जवाब जो दिया, और उसको लेकर थोड़ा जनरली मार्केट्स में लोगों को थोड़ा नर्वसनेस ज्यादा आता है। बट अगर पेट्रियोटिकली देखें तो इससे अच्छा कुछ स्टेप ले नहीं सकता था। गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त काम किया और वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जो कि बॉर्डर में फाइट करके हमें सेफ रख रहे हैं। और हम आज आराम से यहाँ पे ये वीडियो भी बना रहे हैं, रात को आराम से भी सो सकते हैं। बट वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, और हैट्स ऑफ टू देम एंड अ बिग सैल्यूट टू देम। और हमेशा से उन्होंने, पास्ट में भी हमने देखा किस तरीके से भारत माता की उन्होंने सेवा की, और कैसे भारत माता को सेफ रखने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और कुछ कुछ हम लोगों ने इसी के ऊपर सोचा कि जो मार्केट्स में कई बार लोग पैनिक करते हैं, इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स, सब लोग बड़ा पैनिक करते हैं। बट ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए और इनका क्या इंपैक्ट होता है, मतलब इसलिए मैंने स्लाइड का नाम भी रखा कि इंपैक्ट ऑफ वॉर एंड वॉर लाइक सिचुएशन ऑन स्टॉक मार्केट्स। तो हमने देखा ग्लोबली भी कई सारे ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, डोमेस्टिकली क्योंकि ये हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैटर है, तो हमें टेंशन अगर यहाँ हो रही है तो ज्यादा हम लोग और नजदीकी से देखते हैं। हमने देखा 2022 फरवरी में भी रशिया यूक्रेन का हुआ, तो मार्केट करेक्ट हुआ, पर उसके बाद वापस से बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करता तो एकदम जबरदस्त बाउंस बैक किया। और वैसा ही कुछ डोमेस्टिक भी अगर हम देखते हैं इश्यूज आते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ अच्छा ही होता है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो एक बड़ी जो एक विपत्ति थी वो टल गई, और फिर इंडिया जिस तरीके से पूरा जो अटैक किया और जो अपना जो पावर दिखाया, उससे और भी जो एफआईआईज है या जो दूसरे कंट्रीज है उनको और भी भरोसा बढ़ता है कि यस दे आर इन सेफर मार्केट्स। और इंडिया की एक जो प्रोएस है वो दिखती है कि किस तरीके से इंडिया इन सारे सिचुएशंस को हैंडल करती है। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि भारत का जो डिफेंस है, भारत की जो आर्मी है, भारत का जो ओवरऑल डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर जो तैयारियां हैं वो गजब की है। और इस बार तो वेरी फ्रैंकली बहुत ही मतलब देखने को मिला कि जिस तरीके से चीजें पैन आउट हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में वापस से हरियाली लौटेगी। भले ही मैंने लाल अक्षरों में ये इम्पैक्ट को लिखा है, बट आगे दिनों में मुझे लगता है कि हरियाली लौटेगी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे प्लसेस हैं। ये एक सिचुएशन बहुत ही टेम्पररी है, हो सकता है प्रोलॉन्ग भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है और भी कोई दूसरी कंट्रीज आ जाए साथ में और कुछ बड़ा हो जाए। बट फिर भी यही है कि हमें किस तरीके से हैंडल करना है इस सिचुएशन को। और इंडिया के जो एडवांटेजेस है, जो अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो इंडिया इज एट अ वेरी स्वीट स्पॉट, और वहां हमें डरना नहीं चाहिए। इंडियन इकोनॉमी में जो अच्छी चीजें हो रही है, ग्लोबली जो इंडिया के साथ अच्छा हो रहा है, और मैं इसके ऊपर अब स्लाइड्स बनी हुई है उनके ऊपर हम बातें करेंगे, और बताऊंगा किस तरीके से ट्रेडर्स को और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को या इन्वेस्टर्स को सबको हैंडल करना चाहिए। तो देखिए, हमने देखा कि कैसे पास्ट में इंडिया पाकिस्तान, चूंकि अभी मैं रिसेंट पास्ट की बात कर रहा हूं, मैं अगर लास्ट 25 सालों की बात कर रहा हूं, बहुत पुरानी और भी बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हुए हुए हैं। बट हमने कारगिल वॉर देखा, जो कि काफी प्रोलॉन्ग चला था, मतलब मई 3 तारीख से लेकर जुलाई के महीने तक चला था। फिर समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट देखा हमने 2007 में, फिर 26/11 मुंबई अटैक देखा, फिर हमने देखा पुलवामा और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। इन सब से देखिए मार्केट्स रिएक्ट जरूर करता है, बट साथ साथ ये भी देखना है कि रिएक्शन के बाद पॉजिटिवली भी बहुत बढ़ता है। हमने देखा फरवरी 14 तारीख 2019 में 40 हमारे सीआरपीएफ पर्सनल मारे गए थे, और उनकी कॉन्वॉय को अटैक किया गया सुसाइड बॉम्बर से, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। मार्केट टूटा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर फरवरी 26 को हमने देखा कि कैसे भारत की एयरफोर्स ने, मतलब इतनी बहादुरी से और हिम्मत से वहां के बालाकोट का जो पाकिस्तान का जो टेरर ट्रेनिंग कैंप है उसको उड़ाया। तो उसके बाद भी थोड़ा मार्केट्स करेक्ट होते हैं। फिर हमने देखा 26/11 मुंबई अटैक, जो कि 26 नवंबर, ये 26 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2008 की बात है, ये हुआ था। और उसके बाद भी मार्केट राइज किया है 3.7%, जो कि हमने स्लाइड में डाला है। फिर आप देखिए ये चार्ट, देखिए आप समझौता एक्सप्रेस पानीपत के पास में, वहां पे भी अटैक हुआ, ब्लास्ट हुए।
तो उसके बाद भी मार्केट चढ़े ही हैं। बट ठीक है, हम कारगिल वॉर के साथ ज्यादा हम रिलेट कर पाते हैं इस इवेंट को, क्योंकि अब आगे ऐसा हो जाता कि भाई उन्होंने अटैक किया था, टेररिस्ट अटैक, और इंडिया ने उनको जवाब दिया। उसके बाद अगर पाकिस्तान रिवर्ट नहीं करती, जवाब नहीं देती, तो मैटर खत्म हो जाता है। एक बार ऐसा लगा भी था मार्केट्स को, बट वापस से जब उन्होंने करा जवाब दिया, तो भारत ने देखा हमने किस तरीके से 8 मई को करारा जवाब उनको दिया, और तब से चल रहा है। बाकी मीडिया में बहुत अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आती है, कई फेक न्यूज भी आ रही है, तो हमें बड़ा ध्यान से काम करना है। और मैं एक चीज समझता हूँ कि मार्केट्स में नॉइज इतनी ज्यादा, और हर बार अगर हम एक बार हॉरर मूवी भी देखते हैं, हॉरर मूवी को आप म्यूट करके देखेंगे तो आपको बहुत डर नहीं लगेगा, बट वही उसकी जो साउंड को ऑन करके देखेंगे तो आपको बहुत डर लगता है। वैसा ही मार्केट्स में नॉइज होता है, और नॉइज से बहुत डर लगता है, ओवर रिएक्ट करते हैं। जो लिवरेज इन्वेस्टर ट्रेडर्स होते हैं वो लोग ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, और मार्केट्स इसलिए कई बार टूटते भी हैं। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि हमें स्ट्रैटेजी बना के और हमारे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी पे कायम रहना चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक या क्वालिटी स्टॉक्स, इन सब में काम करना है। बट अगेन, कारगिल वॉर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये चार्ट में मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद चला है मार्केट, फिर ऊपर गया, नीचे गया, फिर मार्केट 3 मई को जब स्टार्ट हुआ था तब जरूर से गिरा, बट बाद में देखिए खत्म होते होते क्या हुआ मार्केट्स में। तो उस टाइम पे तो देखिए निफ्टी भी बहुत 1000 के आसपास चलती थी, 1000 के नीचे ही थी। और आज हम जिस निफ्टी को 24,000 पे देखते हैं, तो रिएक्शन ही आजकल 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट के एक दिन में आ जाते हैं। बट एनीवेज, अब देखिए, अभी मैंने ये एक बनाया, एक स्लाइड, अगर ये चारों स्लाइड्स का एक समराइज किया, हमारी रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत की है। कल और परसों 2 दिन से हम लोग काम में लगे हुए हैं कि वीकेंड पे हम हमारे क्लाइंट्स को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे फॉलोअर्स को ये हम लोग बताएं कि किस तरीके से हमें एनालिसिस करनी चाहिए और किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। तो देखिए, इवेंट के अगर ड्यूरेशन देखिए, हमने दिया है कारगिल वॉर का 26 जुलाई 1999 में खत्म हुआ। तो निफ्टी 1 वीक आफ्टर क्या रहा, 1 मंथ आफ्टर क्या रहा, और 1 ईयर लेटर क्या रहा। इस तरीके से देखिए हमने देखा कि कितना पॉजिटिव रिएक्शन। और अगर आप लास्ट की स्लाइड देखें तो 1 साल बाद सब चीजें प्लस में भी। अब साथ में कई लोग बोल सकते हैं कि बाकी भी तो फैक्टर्स है मार्केट्स में जो काम करते हैं, बट यस, बाकी फैक्टर्स अभी भी काम कर रहे हैं। कोई भी कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो हो सकता है एक टेम्परेरी एक ब्लिप आ सकती है कि काम नहीं करे, बट आगे आने वाले दिनों में वो भी काम करेंगे ही। और रिजल्ट्स इस बार हमने देखा, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। फिर हमने समझौता एक्सप्रेस देखा, वो जो ब्लास्ट हुआ था 2007 में, तो 26% एक साल बाद बढ़ा है। तो ये सारे नंबर्स में रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि स्लाइड में दिख रहा है। और जब 26/11 वाला अटैक हुआ तो उसमें भी देखिए एक बार मार्केट गजब का टूटा, 3.5%, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसके बाद देखिए कैसे बढ़ा, और उसके बाद तो हमने देखा कि कुछ तो उस टाइम पे 2008 के बाद मार्केट्स भी बहुत उस टाइम पे करेक्टेड थे, माहौल भी बहुत खराब था। और बोलते हैं कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उस टाइम पे वापस ये अटैक हो गया और खराब हुआ। फिर हमने देखा मार्च 2009 के बाद मार्केट्स धीरे धीरे रिवाइव होने लगे। फिर उसके बाद से एक बड़ी राइज मार्केट्स में आई। फिर उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हमने जो किया था, उसमें देखिए मार्केट्स में क्या रिएक्शन हुआ, उसके बाद भी मार्केट्स चढ़े ही हैं। सो ओवरऑल 2019 फरवरी के बाद तो एक्चुअली बातें ही उस टाइम पे फिर और भी मार्केट्स थोड़े से खराब हुए थे, क्योंकि कुछ आईएलएफएस का क्राइसिस था, मार्केट्स टूटे थे प्री कोरोना। फिर थोड़ा सा मार्केट 12,000 पे जाके फिर उसके बाद से करेक्ट हुआ, फिर चीजें और डिफरेंट है। उसके बाद का हमने ज्यादा बताया नहीं है। अब देखिए, एक चीज हमने और डाली है इसमें स्लाइड, कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। जैसे ही टेंशन एस्केलेट होंगे, हो सकता है कि इन्वेस्टर्स अपने आप को बहुत अनसेफ फील करेंगे, मार्केट्स लगेगा कि टूट जाएगा। बट अगेन, मार्केट्स में अनसेफ भले ही हो, बट वी आर वेरी सेफ एट द बॉर्डर्स, एंड आवर कंट्री इज वेरी सेफ बिकॉज वी आर प्लेइंग, मतलब हम लोग बहुत हमारी सरकार, हमारी कंट्री, हमारी आर्मी, हमारे सारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छे से डट के मुकाबला कर रहे हैं। और जियोपॉलिटिकल रिस्क जब आती है तो वॉलेटिलिटी भी आती है, फियर भी आता है, नी जर्क रिएक्शंस आएंगे मार्केट में। नी जर्क रिएक्शंस एक कॉमन चीज है, वॉलेटिलिटी इज द पार्ट ऑफ द गेम। इसमें कहीं कोई इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब आप मार्केट में हो तो आप एक रिस्क लेके ही आए हो, और रिस्क जब लेते हैं तो रिटर्न्स भी हायर मिलते हैं। तो अब ये देखना कि पैनिक सेलिंग ही राइट रिस्पॉन्स है क्या, जो कि नहीं है। हिस्ट्री ने हमेशा कुछ और बताया, जो कि हमने पास में भी अभी एक स्लाइड में अभी हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। अब देखिए, इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री शोज दैट मार्केट्स रिकवर क्विकली वंस क्लैरिटी अराइव्स।
तो इसलिए हमें रैशनली बिहेव करना चाहिए। रीबैलेंस आप कर सकते हैं, एग्जिट मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हाई बीटा स्टॉक्स हैं, तो आप अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप हाई बीटा स्टॉक से आप अपना एक्सपोजर को कम कर दें, थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ चले जाएं। कई बार फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, यूटिलिटीज, अभी कई बार डिफेंस फंड्स भी, बहुत डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स मैंने भी जैन साहब के जेम्स में भी कल जैसे डेटा पैटर्न्स रेकमेंड किया, और भी कई एनालिस्ट और पैनलिस्ट हमारे जी बिजनेस में सब लोग डिफेंस के स्टॉक्स रेकमेंड कर रहे हैं। तो हमने भी हमारे पीएमएस में भी जीआरएससी ले रखा है। तो ऐसे डिफेंस स्टॉक्स पे हम लोग बुलिश हैं काफी, और हो सकता है कि एक बार डिफेंस स्टॉक्स अभी खूब चले, फिर ये अगर क्लैरिटी आती है तो डिफेंस स्टॉक्स भी नीचे आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन नॉट रूल आउट दैट। बट ओवरऑल हमें डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ आप जा सकते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी है। कई बार ऐसा होता है कि आप कैश और लिक्विड फंड्स में रहें तो अच्छा करेक्शन आता है, जहां पे आपको कंफर्ट आती है। कई स्टॉक्स को आप देख रहे थे जो ले नहीं पाए थे, और वो एक ऐसे लेवल पे आ जाए। कई बार हम लोग टेक्निकली भी इसको देखते हैं, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 200 डेमास देखते हैं, 50 डेमा, 100 डेमा, 20 डेमा, फिर हम लोग आरएसआई देखते हैं, डीएक्स देखते हैं। ये सारी चीजों को हम लोग देख के डिसीजन मेकिंग करते हैं कि एंट्री एंड एग्जिट्स को काफी बार हम लोग टेक्निकली देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटली तो स्टॉक्स अच्छे होने ही है, वो तो बेसिक क्राइटेरिया। एंड एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया थोड़ा सा टेक्निकल्स को देखकर लेने की पूरी कोशिश करते हैं। अब ज्योग्राफिकली भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडियन मार्केट्स को छोड़कर आप निकल जाएं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल फंड्स भी, ईटीएफ्स भी लिस्टेड है हमारे इंडियन मार्केट्स में भी, जैसे कि नैस्डैक का है या हैंसेंग भी है। और आपको अगर बाहर आप एलआरएस के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट येट आई फील दैट कि ऐसा कोई सिचुएशन बना नहीं। और इंडिया, ये कोई दूसरी कंट्री होती तो वहां हम बात कर सकते हैं, बट हम इंडिया में बैठे हैं तो हमें बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और लॉन्ग टर्म को सोचना है। देखिए निफ्टी का अगर आप 20 साल का डेटा देखेंगे तो जियो पॉलिटिकल टेंशन रेयरली इंपैक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म अर्निंग्स को, क्योंकि इंडिया देखिए एक तो पिछले 15-20 सालों में गजब का ग्रो किया, और आगे भी आने वाले दिनों में इंडिया की जीडीपी को लेकर कहीं कोई टेंशन लगती नहीं है कि ये नीचे आएगा। और इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इंडिया में जिस तरीके से दूसरी कंट्रीज का भरोसा और जो स्वीट स्पॉट पे है, तो इंडिया विल डू वेल। फिर आप एसआईपी, इनफैक्ट अगर आप थोड़ा घबराते हैं तो एसआईपी यूज कर सकते हैं, थोड़ा कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी, और थोड़ा सा मार्केट वॉलेटिलिटी को आप ओवर द टाइम नेविगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इवन माइक्रो कैप्स देखिए, मिड कैप्स देखिए, स्मॉल कैप्स देखिए, ये ज्यादा करेक्ट किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट साथ में हमने देखा निफ्टी के कुछ स्टॉक्स उन्होंने जबरदस्त आउट परफॉर्म किया, और निफ्टी कई बार लगती है कि 24,000, 24,500 के रेंज पे, मगर स्टॉक्स जो हमारे वो काफी नीचे के लेवल्स पे अभी भी है, जो 22,000 की रेंज थी वहां पे है। क्योंकि स्मॉल कैप उतना रिकवर नहीं किया, मिड कैप फिर भी रिकवर किया, माइक्रो कैप भी उतना नहीं किया। बट एट द सेम टाइम हमने देखा, मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ, मेरे बेटे के पोर्टफोलियो में, मतलब म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एसआईपी करता है, एक छोटी सी एसआईपी अपने स्टाइपेंड से करता है। तो हमने देखा, हमने माइक्रो कैप में मैंने उसको सजेस्ट किया इन्वेस्ट करने के लिए, तो माइक्रो कैप में इन्वेस्ट भी किया। माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं मैं, एक स्कीम में। तो वहां पे भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा फॉल नहीं आया, अगर पिछले 8-10 महीने से ही स्टार्ट किया। बाकी पहले तो स्मॉल कैप और मिड कैप्स और आईटी फंड में है, बिकॉज इज डूइंग मास्टर्स इन डेटा साइंस, तो मैंने चाहा कि वो आईटी फंड में इन्वेस्ट करे, टेक्नोलॉजी फंड में। तो फिर हमने देखा कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, दो इंडेक्स बहुत ज्यादा टूट गया हो, बट आपकी एवरेजिंग ऑटोमेटिकली होती है। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एसआईपीज एंड डोंट स्टॉप द एसआईपीज। हमने कल देखा किस तरीके से अप्रैल का महीने में 26,000 करोड़ से ज्यादा की एसआईपीज फंड्स आए म्यूचुअल फंड में। सो ओवरऑल ये तो चीज अच्छी हो गई कि यूट्यूब है, टीवी चैनल्स है, मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया। उसके कई नेगेटिव्स भी, एट द सेम टाइम कुछ पॉजिटिव्स ये है कि लोगों को अवेयरनेस बहुत अच्छी हो गई है, लोग बहुत आजकल संभल के काम करने लगे। हम भी इतने सालों से मार्केट्स में है, पहले की जो अवेयरनेस लेवल्स थी और आज की जो अवेयरनेस लेवल्स है, पहले के जो रिएक्शंस थे और आज के जो रिएक्शंस है, वो बहुत डिफरेंट है। मार्केट्स बिहेव वेरी मैच्योर्डली। अभी भी देखा हमने मार्केट्स ने, कल भी लोगों को रातों की नींद उड़ गई थी कि मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन खुलेगा। एसजीएक्स निफ्टी ने दिखाया, गिफ्ट निफ्टी ने दिखाया भी था कि टूटेगा, बट फिर भी अंडर करंट मार्केट्स में स्ट्रांग थे, नीचे के लेवल से बाइंग आ रही थी। और कल हमारे डीआईआईज ने, एफआईआईज ने तो बहुत दिनों बाद बेचा। कल 3700 करोड़ की सेलिंग थी उनकी कैश मार्केट में, बट डीआईआईज ने 7200 करोड़ का माल खरीदा, विच इज अगेन अ बिग प्लस। हालांकि डीआईआईज पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा सुस्त जरूर थे बाइंग में, बट एफआईआईज ने गजब का मोर्चा संभाला। तो एफआईआईज भी समझते हैं कि मार्केट्स भले ही यहाँ पे इंडो पाक वॉर हो रहा है, फिर भी वो लोग खरीद रहे थे माल, और टेंशन थी फिर भी खरीद रहे थे। तो इसका मतलब उनको कुछ और चीजें दिख रही है
जो हम देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट शुड द ट्रेडर्स डू? कई बार अब देखिए, मैं इन्वेस्टर्स की बात ज्यादा कर सकता हूं क्योंकि मैं खुद लॉन्ग टर्म पिक्स के बारे में बात करता हूं, चैनल पे भी यही बात करता हूं, जी बिजनेस पे भी जैन साहब के जेम्स भी देते, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया वाले स्टॉक्स। फिर जनरली हम लोग सेमिनार्स भी करते, तो मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात ज्यादा करता हूँ बिकॉज मैं इन्वेस्टिंग साइड से ज्यादा हूँ। बट हम टेक्निकल्स भी देखते हैं, हम ट्रेडर्स को भी, बीइंग अ ब्रोकर वी कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ पीपल, तो हम लोग ट्रेडर्स को देखते हैं। तो ट्रेडर्स बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं। So while retail investors are being told to stay calm and disciplined, the situation is very different for stock market participants. Here's what the data is telling us today. अब इंडिया विक्स देखिए, आप 40% बढ़ गया पिछले जो पहलगाम अटैक था वहां से। और इतना मतलब अब विक्स बढ़ने का मतलब है कि मार्केट का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि फियर बढ़ गया, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है मार्केट्स में। तो निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट मोस्टली फ्लैट थे, तो इसका मतलब ये कि वॉलेटिलिटी राइज कर रही है, मगर मार्केट्स फ्लैट थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स को डायरेक्शन लेना है, डरे हुए हैं। तो ट्रेडर्स को बेसिकली इस समय ये करना चाहिए, देखिए, कि वो लार्ज पोजीशंस नहीं ले और ओवरनाइट एक्सपोजर पे थोड़ा परहेज रखें, और थोड़ा इंट्राडे ट्रेड्स कर सकते हैं। अगेन, मैं थोड़ा इंट्राडे ट्रेड्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, बट यस, अपने अपने रिसर्च टीम या रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइजर्स उनसे डिस्कस करके कई लोग लेते हैं। बट साथ में एक चीज मैं बार बार बोलूंगा ट्रेडर्स के लिए, कि कोई भी हम ट्रेड करते तो उसके 5 आउटकम्स होते हैं। 5 आउटकम देखिए, ये होता है कि आपने ट्रेड किया, हो सकता है वो उसी प्राइस पे खड़ा है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। एक होता है कि बिग प्रॉफिट और बिग लॉस। एक होता है स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, यानी कि 5 सिचुएशन हो गई। तो हमें इस सब में से एक सिचुएशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिग लॉस। और ट्रेडर्स जब आते हैं तो हम ये मान के चलते कि वो स्टॉप लॉसेस में महारत है उनकी, स्टॉप लॉसेस लगाना उनको आता है और स्टॉप लॉसेस पे वो ध्यान रखते हैं, तभी वो काम करें, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि जो 4 सिचुएशन है इसमें, कि आपका प्राइस फ्लैट है, कोई इशू नहीं है। स्मॉल लॉस, आप लॉस बुक करके निकल गए, वहां भी कोई इशू नहीं है। स्मॉल प्रॉफिट है, वो भी बुक करते हैं, कोई इशू नहीं है। 8,000 स्टॉक्स हमारे पास, बहुत कुछ है खरीदने को, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज ही दुनिया खत्म हो रही है, हम आगे भी पैसे जब हमारे पास पड़े तो हम खरीद सकते हैं। और बिग प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट तो देखिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। वहां पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ कई अच्छे ट्रेडर्स काम करते हैं, कई क्या, हम लोग सबको रेकमेंड करते हैं। बट बोलना अलग बात होती है, एग्जीक्यूट करना अलग बात होती है, और सोचना अलग बात होती है। मार्केट्स में हमने देखा, जो सोचता है और जो बोलता है और वो एग्जीक्यूट करता है, वही आदमी सक्सेसफुल होता है। और जो बिग लॉस, जो लास्ट का जो वो है, उससे बचना है। और ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे बिग लॉसेस हो सकते हैं ट्रेडर्स को। लॉन्ग टर्म में तो देखिए रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है कई बार, बट शॉर्ट टर्म में यू हैव टू मैनेज योर रिस्क। सो बेसिकली इन शॉर्ट टर्म, मतलब आपको रिटर्न्स को नहीं देखना, आपको रिस्क को देखना है। और यहाँ पे रिस्क है, जब विक्स आपका इतना बढ़ गया तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इफ यू आर ए ट्रेडर। तो कीप योर पोजीशंस लाइट। हम लोग ये बोलते हैं कि आप लिवरेज पोजीशंस थोड़ी कम रखें, एवरेजिंग अननेसेसरली नहीं करें लॉस वाली पोजीशंस में, और थोड़ा सा अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। कई बार छोटी पोजीशन में ज्यादा पैसे बन जाते हैं क्योंकि आप वहां पे पैनिक नहीं करते हैं, और कई बार बड़ी पोजीशन में आप पैनिक करके आप माल को, आपके स्टॉक्स को बेच जाते हैं या पोजीशंस को काट जाते हैं बिना स्टॉप लॉसेस हिट हुए भी। सो बेसिकली रिड्यूस योर लॉट साइजेस इन दिस कंडीशंस। कैपिटल प्रोटेक्शन इज बिगर देन प्रॉफिट्स। मतलब प्रॉफिट क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोई बात नहीं है, बट आपको कंटिन्यूअसली, कई बोलते हैं ना क्रिकेट में कि आपको पिच पे जमे रहना है। धीरे धीरे आपको कई बार व्हाइट बॉल का भी रन मिलेगा, नो बॉल का भी मिलेगा, और कुछ 1 रन वाली बॉल्स भी मिलेगी। तो आप कई बार टेस्ट मैच में पिच पे भी रहना पड़ेगा। अब ठीक है, ट्रेडर्स वो 1 डे मैच वाले लोग हैं, कई लोग हैं 2020 भी खेलते हैं, बट सब अपने अपने, जो 2020 खेलते हैं हम तो ये मानते हैं कि उनको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। और 1 डे खेलने वाले को भी, मेरा हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लगे कि यार कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग हैं जो ये देखेंगे तो हो सकता है कि री इन्फोर्स होगी उनके, और वो इस चीज पे अमल करने की फिर से कोशिश करेंगे। इसलिए ये चीज बोलना जरूरी है। सो दिस इज नॉट द टाइम टू गो ऑल इन। जो ऑल इन हम बोलते हैं, पोकर में बोलते हैं ना ऑल इन, तो ये ऑल इन का समय नहीं है। ट्रेडर्स को अपनी पोजीशंस लाइट रखते हुए थोड़ा कैश हाथ में रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इवन इन्वेस्टर्स को भी इस समय पे कैश पे थोड़ा बैठे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब करेक्ट होगा विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। अब एज पर निफ्टी डेटा ओवर 20+ ईयर्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में भी दिया,
जियोपॉलिटिकल टेंशंस रेयरली इंपैक्ट लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज। और इस बार भी मैंने देखा क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। हमने अभी देख रहा था मैं, जो हमने जेम्स में जो स्टॉक रेकमेंड करते हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं। हमारे पीएमएस में जो स्टॉक्स है उनको हम क्वार्टरली रिजल्ट्स हम उनका ट्रैक करते हैं। सो सम रिजल्ट्स आर वेरी इंप्रेसिव एंड एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट अबव एवरेज। ठीक है, खराब रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ऐसा मैं डिनाई नहीं करूंगा, बट सबको परसेंटेजेस में देखना पड़ता है कि 100 में से 70 के अगर अच्छे आ जाए या 50 के अच्छे आ जाए, 20 के नॉर्मल आ जाए और 30 खराब आते हैं तो हम अच्छा ही मानेंगे उसको। सो रिजल्ट्स आर गुड। इनफैक्ट बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छा है, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया। हमने देखा किस तरीके से रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक ने मार्केट्स को ऊपर ले जाके रख दिया। बट एनीवेज, so when there is tension between the countries, the stock market don't just follow charts, it reacts to news updates. So right now the biggest focus, your biggest focus should be to protect your money, क्योंकि न्यूज अपडेट्स आते हैं कई बार। इन दिनों में देखा हमने फेक न्यूज भी आ रही है, अलग अलग चैनल से अलग अलग तरीके की न्यूज आती है, तो वो भी हमें समझना है कि किस पे रिएक्ट करना है, कैसे करना है। तो इट इज बेटर कि इतना कंफ्यूजन में रहने से अच्छा कि थोड़ा सा कैपिटल प्रोटेक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान दें, रिटर्न्स बाद में बन जाएंगे मार्केट्स में। अब देखिए, ये हमने एक स्लाइड और बनाई, ये ग्लोबल इवेंट्स और डोमेस्टिक इवेंट्स दोनों का इंपैक्ट निफ्टी पे क्या पड़ा। आप देखिए किस सेंसेक्स का ये चार्ट है। 1985 से 1986 में चेरनोबिल डिजास्टर हुआ, फिर सीनो इंडियन स्कर्मिश हुआ, ये इंडो इराक कुवैत। मैं इनफैक्ट मार्केट्स को 1990 से देख रहा हूं, जब मैं क्लास 10 में था। हालांकि मैं ट्रेड नहीं करता था, क्लास 11 में जरूर से एक स्टॉक मैंने रिलायंस जरूर खरीदा था चखने के लिए मार्केट्स को, बट उसमें भी मैं एग्जिट कर गया क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी, अच्छी जगह एडमिशन लेना है, एमबीए करना था। तो थोड़ा सा वो स्टोरी भी मेरी जो स्टॉक्स में है वो आप देखिएगा कैसे मेरी जर्नी अप्स एंड डाउन्स भरी रही है। बट एनीवेज, फिर हमने 93 में बॉम्बे ब्लास्ट देखा, राजीव गांधी जी का हमने असैसिनेशन देखा, फिर बैरिंग्स बैंक को देखा। ये सारे देखिए एक के बाद एक इवेंट्स आ रहे हैं। फिर ईरान इसराइल का टेंशन, फिर ट्रम्प टैरिफ वॉर, यस यहाँ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। बट ओवरऑल रशिया यूक्रेन वॉर है, यहाँ पे भी इंपैक्ट आया। बट सबके बाद भी हमने देखा हर बार मार्केट फाइनली ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में दम है। इंडियन मार्केट्स में एक फाइनेंशियलाइजेशन की वजह से जबरदस्त मार्केट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्टिल उस लेवल की कैपिटल नहीं आई है स्टॉक मार्केट्स में जिस लेवल की कैपिटल इक्विटीज की बजाय गोल्ड और रियल एस्टेट में। हम देखते हैं कि जैसे नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तो रियल एस्टेट की तरफ स्क्यूड रहते हैं इन्वेस्टर्स, साउथ की तरफ जाते हैं तो गोल्ड की तरफ स्क्यूड रहते हैं। बॉम्बे, मुंबई, वहां पे थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का अच्छा चलन रहा क्योंकि वो कैपिटल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स है। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी वैसे अवेयरनेस कम थी क्योंकि मैं वहां से हूं, इसीलिए मैं ज्यादा देखा हुआ हूं कि वहां पे आज भी वो जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स और ये सब की बातें होती थी थोड़े दिन पहले तक, अब धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन हर जगह हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अब अगर हम सब चीजों को देखते हैं तो आज मेरा प्रेजेंटेशन ओवर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि मार्केट्स में हमें कॉशियस तो रहना है। जब वॉलेटिलिटी बढ़ गई, विक्स बढ़ गई, लाइट रहना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। न्यूज अपडेट्स आएंगे, रिएक्शंस आएंगे, साथ में ये भी मान के चलना कि वॉलेटिलिटी इज द रूल ऑफ द गेम। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे होगा मार्केट्स वॉलेटिलिटी की वजह से, बट उस चीज को हमें एनकैश कैसे कर सकते हैं वो तभी होती है कि हम राइट लेवल्स पे कई बार प्रॉफिट्स भी बुक करते हैं, कैश पे भी बैठते हैं, थोड़ा नीचे आए तो एंट्री लेते हैं। मैंने भी बोल दिया, इट इज नॉट दैट इजी सेड एंड डन, बट फिर भी कोशिश हम करते रहेंगे। आपको इंप्रूव करना है और इस सिचुएशन में लाइट रहिए, मैं यही बोलूंगा। बट एट द सेम टाइम हमें ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन के बाद भी मार्केट्स में एक अच्छी खासी तेजी आनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे जो लार्ज कैप्स है, जो निफ्टी के कंपोनेंट्स है, वो स्टॉक्स बहुत गिरे हुए हैं। अगर हम एक बात करें टाटा मोटर्स की, तो देखिए इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ विच इज अ वेरी बिग प्लस। फिर हमने देखा किस तरीके से यूएस और यूके का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो उसके लिए भी टाटा मोटर्स के लिए प्लस है। फिर हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स टूटे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि बैंक्स भी, बैंक निफ्टी अभी भी अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के नीचे चल रही है। तो बहुत सारा स्कोप है, कहीं कोई डरना नहीं है। और इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट जहां पे क्रूड ऑयल नीचे आया हुआ है, डॉलर नीचे आया हुआ है, डॉलर कंट्रोल में है। ये दोनों बहुत बड़े प्लसेस होते हैं इंडिया के लिए। फिर हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया की तरफ, सप्लाई चेन बेनिफिट्स इंडिया को मिल सकते हैं। चाइना +1 वाली बात आ रही है, टैरिफ में भी, टैरिफ वॉर में भी इंडिया ही बेनिफिशियरी रहने की उम्मीदें हैं। तभी एफआईआई, बड़े बड़े एफआईआई पिछले कुछ
दिनों में सेशंस में काफी अच्छी बाइंग इंडिया में कर रहे हैं। तो अगेन वी होप फॉर द बेस्ट एंड स्टे सेफ, मार्केट्स में भी सेफ रहिए। और भारत तो सेफ ही है जब हमारे इंडिया के आर्म फोर्सेस बॉर्डर्स में इतने हिम्मत से और जबरदस्त तरीके से दुश्मनों का जवाब दे रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू देम एंड अ बिग सल्यूट टू देम। और खड़े होकर मैं उनको सल्यूट करता हूं एंड जय हिंद, थैंक यू।